Welcome all my dear students to this video tutorial 2, which is on revision of MySQL part 2. रिवीजन ऑफ MySQL पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग MySQL इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू वर्क विद MySQL, डेटाबेस कैसे देख सकते हैं, टेबल्स कैसे देख सकते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करके सिंपल क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ने सिंगल कंडीशन चेक करना सीखा। फिर हम लोग ने सीखा कि कैसे कंडीशंस कंबाइन कर सकते हैं एंड या और यूज करके, और फिर हम लोगों ने सीखा कि बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके कैसे रेंज चेकिंग कर सकते हैं वैल्यूज की। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग आगे पढ़ेंगे यूजिंग डिस्टिंक्ट क्लॉज, हाउ टू चेक नल वैल्यूज, हाउ कैन बी सॉर्ट रिकॉर्ड्स यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, pattern matching using select command, and performing calculations on table columns. So let's start with the video. Using distinct clause. MySQL ओपन करते हैं। पासवर्ड एंटर किया, MySQL की स्क्रीन आई। सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट कीजिए अपने को, यूज मैनेजरी। अब आपको पता है कि हमें एक बनी बनाई टेबल मिलती है EMPL, उसके कंटेंट्स देखने के लिए हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। अब मान ली मुझे क्वेरी करनी है जिसपे मुझे ये बताना है कि कौन कौन से जॉब पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो कि कुछ एम्प्लॉइज क्लर्क हैं, कुछ सेल्समैन हैं, कुछ मैनेजर हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे वो जॉब डिस्प्ले करने हैं जिन पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। तो मैंने क्वेरी दी सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMPL। आप देख रहे हो इस क्वेरी में आउटपुट तो आया, लेकिन आउटपुट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं। मतलब क्लर्क अगर एम्प्लॉय है तो क्लर्क कई बार रिपीट हो रहा है, ये क्लर्क रिपीट हुआ, क्लर्क रिपीट हुआ। अगर एम्प्लॉय सेल्समैन तो सेल्समैन कई बार रिपीट हो रहा है, जबकि हर जॉब एक बार आना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक क्लॉज होती है डिस्टिंक्ट। ये क्या करती है, इट रिमूव्स द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट फेच्ड बाय सेलेक्ट कमांड। यानी ये सेलेक्ट कमांड जो रिजल्ट फेच कर रही है, इसमें से ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देगी, लेकिन टेबल में चेंजेस नहीं होंगे। नो चेंजेस आर मेड इन ओरिजिनल टेबल। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, जिस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है उसके पहले एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप लगा दिए, तो ये हो जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम और जो वेयर कंडीशन देनी है। एग्जाम्पल 1, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स ऑफर टू एम्प्लॉइज। जैसा इसमें हम बता रहे थे, तो ये क्वेरी में गलत आउटपुट आ रहा है और हम लिख दें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMPL। इससे क्या होगा कि अब डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएंगी और हर वैल्यू सिर्फ एक बार डिस्प्ले होगी, लेकिन टेबल में चेंजेस नहीं होंगे। तो अब ये जॉब्स हैं जिन पे एम्प्लॉइज वर्क कर रहा है, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, लिस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट नंबर्स इन विच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। अगर हम इसका आंसर लिख दें सेलेक्ट डेप्ट NO फ्रॉम EMPL, तो आप देखोगे डिपार्टमेंट नंबर्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसकी सही क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्ट NO फ्रॉम EMPL। अब इसने ऑर्डर में क्यों नहीं दिया आउटपुट, क्योंकि इसको जिस ऑर्डर में वैल्यूज मिल रही थी उसी ऑर्डर में इसने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। जैसे 20 मिला सबसे पहले, फिर 30 की मिली, फिर 10 मिला। अगर आपको ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक क्लॉज सिखाएंगे आपको, ऑर्डर बाय, वो अभी बाद में आप सीखेंगे। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज समझ में आया। जिस कॉलम के पहले आप डिस्टिंक्ट वर्ड लगा देते हैं उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव होके हर वैल्यू एक बार डिस्प्ले होती है, लेकिन ये चेंजेस सिर्फ आउटपुट में आते हैं, ओरिजिनल टेबल में चेंजेस
नहीं होते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग नल वैल्यूज। आप अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल कमांड दीजिए और उसके कमीशन कॉलम को देखिए, तो कमीशन कॉलम में आपको कुछ जगह नल लिखा हुआ दिखाई देगा। इस नल का मतलब होता है नथिंग बट नॉट जीरो। नल का मतलब होता है वैल्यू अननोन है, मतलब पता नहीं है वैल्यू इसकी, लेकिन इसको जीरो के इक्विवेलेंट मत समझिएगा। अगर आप देखिए ध्यान से तो सिर्फ जो सेल्समैन है सिर्फ उन्हीं के आगे कमीशन की वैल्यू लिखी हुई है। एक सेल्समैन कुलदीप है जिसको जीरो कमीशन मिल रहा है, मींस एट प्रेजेंट उसे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, वैसे उसे मिलता है। और नल मींस उन्हें कमीशन मिलता ही नहीं है। अब हमें यही नल वैल्यू चेक करनी है, तो नल वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, नल मींस नथिंग बट नॉट जीरो। नल वैल्यू की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये वैल्यू अगर किसी दूसरी वैल्यू के साथ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी नल। यानी नल वैल्यू किसी अदर वैल्यू के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड होती है तो आउटपुट नल ही आता है। नल वैल्यू चेक करने के लिए कभी भी इक्वल टू का साइन यूज नहीं करते हैं। दो ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ, एक होता है इज नल और एक होता है इज नॉट नल। तो टू ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू चेक नल वैल्यूज, इज नल एंड इज नॉट नल। एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज हु आर नॉट गेटिंग कमीशन। उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड डिस्प्ले कीजिए जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है। इट मींस जिनका कमीशन कॉलम में वैल्यू क्या है, नल है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले रॉन्ग कमांड देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल वेयर कॉम इक्वल टू नल। ये बहुत ही कॉमन एरर है, ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे नल वैल्यू को चेक करने के लिए इक्वल टू साइन लगा देते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि ये क्वेरी दे दी गई है और पूछा गया है इस क्वेरी में क्या गलत है। इक्वल टू कभी भी नल के साथ वर्क नहीं करता है। अगर आप इसको इक्वल टू लगा के एग्जीक्यूट करोगे तो एम्प्टी सेट आएगा, यानी कंडीशन मैच नहीं हुई। तो इसका सही तरीका क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर कमीशन इज नल। अब आप देखिए यहाँ पे 11 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि 11 एम्प्लॉयज को कमीशन नहीं मिल रहा है। अब आप कमीशन कॉलम देखिए तो सारे उन एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनका कमीशन नल है। इट मींस उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं। लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग कमीशन, यानी उन सारे एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कीजिए जिनको कमीशन मिल रहा है। इसका मतलब जिनका कमीशन नल नहीं है, मींस जिनके कमीशन में नल वैल्यू नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल वेयर कॉम इज नॉट नल। अब उन एम्प्लॉयज के डिटेल डिस्प्ले होंगी जिनका कमीशन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज को कमीशन मिलता है। इसमें वो एम्प्लॉय भी है जिसका एट प्रेजेंट कमीशन 0 है, यानी मिलता है इस समय नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेरी, लिस्ट दोज एम्प्लॉयज हु डू नॉट हैव एनी बॉस। ये कैसे पता करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय टेबल को फिर से देखें ध्यान से तो कैसे पता चलता है कि एम्प्लॉय का बॉस कौन है। तो एक कॉलम है एमजीआर, ये एमजीआर में उस एम्प्लॉय के आगे जिस एम्प्लॉय का एमजीआर में नंबर लिखा है यानी वो उसका बॉस है। फॉर एग्जांपल स्मिथ का बॉस है 8902 और 8902 किसका नंबर है, फकीर का। इसी तरीके से आन्या का बॉस है 8698 और 8698 है बीना। इसी तरह आप देखेंगे कि सिर्फ आमिर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसका जॉब प्रेसिडेंट है और उसका कोई बॉस नहीं है क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है। अब मुझे उसी एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना है जिसका कोई बॉस नहीं है। क्या क्वेरी होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल वेयर एमजीआर इज नल। तो देखिए आउटपुट आ गया कि यहाँ एक मैंने ऐड कर रखा है एडिशनल रिकॉर्ड, तो उसको भी आ रहा है गोगो जिनके एमजीआर नल हैं।
क्लियर? नेक्स्ट, सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग ऑर्डर बाय। सॉर्टिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड्स को अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मींस असेंडिंग ऑर्डर और या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए एक क्लॉज यूज होती है ऑर्डर बाय। अब इस पूरे सेलेक्ट का सिंटेक्स देख लिए कैसे होगा। सेलेक्ट लिखेंगे, जिन जिन कॉलम के नाम लिखने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम n, या एस्ट्रिक लगाएंगे। फ्रॉम टेबल नेम, अगर वेयर लग रहा है तो वेयर पहले आएगा, ऑर्डर बाय वेयर के बाद में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेयर ऑप्शनल होता है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि कभी कभी आप ऑर्डर बाय यूज करेंगे जिसमें वेयर यूज नहीं होगा। लेकिन ऐसी क्वेरी जिसमें वेयर भी यूज हो रहा है ऑर्डर बाय भी, तो आप वेयर पहले लिखेंगे, ऑर्डर बाय बाद में लिखेंगे। ऑर्डर बाय के बाद किस कॉलम पे आपने सॉर्टिंग की है, ई नेम करी है, जॉब करी है, सैलरी करी है, उस कॉलम का नाम आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एएससी लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए डीएससी लिखेंगे। इनमें से कोई एक वर्ड यूज होगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग। सिंटेक्स समझ में आ गया? एग्जाम्पल करते हैं। लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। लिस्ट ऑल एम्प्लॉइज इन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स। क्या क्वेरी होगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है तो सीधे लिखेंगे ऑर्डर बाय, उनके नाम के सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ई नेम एएससी। अब आप देखें तो यहाँ पे ई नेम कॉलम पे ध्यान दें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। आमिर, अनूप, आन्या, फिर बी, बीना, फकीर, गोगो, जतिन, कुलदीप। और अगर हम एएससी नहीं लगाते तो भी सेम आउटपुट आता है। इससे प्रूव होता है कि डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होता है? एएससी। लेकिन लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। एग्जाम्पल 2, डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज। हर एम्प्लॉय का नेम और सैलरी दिखाइए लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज में। क्या कमांड होगी? सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपीएल ऑर्डर बाय सेल। ऑर्डर बाय के बाद कॉलम नेम होना जरूरी है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते, ऑर्डर बाय डीएससी। अब यही नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर बाय किस पे करना है, यानी किस कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है। तो ऑर्डर बाय सेल डीईएससी, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आप देखिए कि सबसे पहले सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? 5000, फिर 3000, फिर 3000। अब देखिए 3000 दो एम्प्लॉयज की है, स्कॉट और फकीर। तो किसका रिकॉर्ड पहले आया? जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले या बाद में? जो टेबल में पहले मिल गया होगा एम्प्लॉय, स्कॉट, फकीर। अब देखिए यहां पे ये टेबल थी हमारी, इसमें देखिए स्कॉट का नाम पहले टेबल में और फकीर का नाम बाद में। तो इसलिए यहां पे जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो स्कॉट का रिकॉर्ड पहले आया और फकीर का बाद में। नेक्स्ट है, कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं जिनमें वेयर भी यूज होता है और ऑर्डर बाय भी। तो ये टॉपिक यही डील कर रहा है कि यूजिंग वेयर क्लॉज विद ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी ऐसी क्वेरी जिसमें वेयर भी यूज हो रहा हो और ऑर्डर बाय भी। कैसे? डिस्प्ले ई नेम जॉब सेल ऑफ क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 20 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। यानी हमें सिर्फ 3 कॉलम दिखाने, ई नेम जॉब सेल किसके? सारे क्लर्क्स के जो डिपार्टमेंट 20 में है। यानी दो कंडीशन है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। कैसे होगी क्वेरी? ई नेम जॉब सेल, तो सेलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम ईएमपीएल। कंडीशन क्या है? जो क्लर्क है डिपार्टमेंट 20 में, तो वेयर पहले लगता है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क एंड डेप्ट एनओ इक्वल टू 20। उसके बाद
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, अब एंड नहीं लगेगा, कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बाय सैलरी करना है, सेल DESC, यानी सेलेक्ट में सिर्फ 3 कॉलम है, ई नेम, जॉब, सेल फ्रॉम EMPL। किनके डिस्प्ले करने हैं? जो क्लर्क हैं, वेयर जॉब क्लर्क, किस डिपार्टमेंट में? 20, तो एंड डिपार्टमेंट 20। किस कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है? ऑर्डर बाय सेल। किस ऑर्डर में करनी है? डिक्रीजिंग DSC। तो देखिए 20 में सिर्फ जो क्लर्क हैं उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी में रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, यानी बिल्कुल सही क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट ऑल क्लर्क्स एंड मैनेजर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, यानी सारे क्लर्क्स एंड मैनेजर डिस्प्ले करने हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब, क्लर्क और मैनेजर दोनों करने हैं तो और भी यूज कर सकते हैं, इन बेटर है, जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर। किस ऑर्डर में करना है? ऑर्डर बाय, वेयर पहले लगा, ऑर्डर बाय बाद में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स, ई नेम ASC। इसका मतलब हो गया ये सारे क्लर्क्स और मैनेजर्स को ई नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। तो पहले इसको कंफर्म करते हैं क्वेरी सही है। तो क्वेरी में जॉब में सिर्फ क्लर्क मैनेजर आ रहे हैं, यानी ये क्वेरी बिल्कुल सही है। और क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ई नेम है? बिल्कुल सही है, पहले A हुआ, फिर B, फिर G, J, फिर महादेवन पहले आया, मीता बाद में, शिवांश और फिर स्मिथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पैटर्न मैचिंग यूजिंग सेलेक्ट कमांड। पैटर्न मैचिंग का मतलब ये होता है कि हमारे इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनके नाम A से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके नाम S से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ के नाम A पे एंड हो रहे हैं, या जिनके नाम में M है। अब मुझे इस तरह से पैटर्न मैचिंग करनी है कि वो सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ जाएं जिनके नाम में A है, यानी जो A से स्टार्ट हो रहे हैं, या जो A से एंड हो रहे हैं, या जिनके नाम में M लेटर आता है। तो इस तरह की क्वेरीज को बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में 2 सिंबल यूज किए जाते हैं और इन सिंबल्स को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। यानी जब भी पैटर्न मैचिंग करेंगे आप SQL में तो 2 सिंबल यूज करेंगे और इन सिंबल को बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। पहला सिंबल है परसेंट का साइन, ये जिस जगह आप क्वेरी में पुट करोगे वो वहां एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है, और जहां आप अंडरस्कोर को पुट करोगे वहां सिर्फ एग्जैक्टली एक कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है। यानी अगर आप परसेंट यूज कर रहे हो तो एक से ज्यादा कैरेक्टर रिप्लेस हो सकते हैं, और अगर आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हो तो सिर्फ एक कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैटर्न मैचिंग के लिए इक्वल टू यूज नहीं होता है, ऑपरेटर यूज होता है लाइक। तो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, लिस्ट दोज एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विद A, यानी जिनका नाम A से स्टार्ट होता है। इसका मतलब उनका पहला लेटर तो A हो और बाकी कितने भी लेटर हो सकते हैं नाम में। तो कितने भी लेटर्स के लिए कौन सा सिंबल होता है? परसेंट का साइन। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम, इक्वल टू मत लगाइएगा, इक्वल टू वर्क नहीं करता, इसके लिए ऑपरेटर होता है लाइक, ई नेम लाइक A%। जब भी ये सिंबल यूज हो परसेंट या अंडरस्कोर तो ऑपरेटर लगेगा लाइक, ठीक है। A% का मतलब हो गया कि वो नाम दिखाइए EMPL टेबल से जिनका नाम A से स्टार्ट होता है और A के बाद कोई भी लेटर हो सकता है, कितने भी। तो देखिए सिर्फ 3 नाम आ रहे हैं, आन्या, आमिर और अनूप। पहली क्वेरी क्लियर है। दूसरी क्वेरी, लिस्ट दोज एम्प्लॉइज हुज नेम एंड्स विद A, यानी वो एम्प्लॉयज दिखाइए जिनका नाम A पे खत्म होता है। बताइए क्या क्वेरी होगी? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक, A पे खत्म हो रहा है मतलब A के पहले कितने भी लेटर हो सकते हैं, तो परसेंट पहले लगाइए, A बाद में। इसका मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक
परसेंटेज, यानी वो एम्प्लॉयज दिखाइए जिनका नाम के पहले शुरुआत में कोई भी लेटर्स हो सकते हैं लेकिन लास्ट लेटर क्या होगा, ए। तो देखिए यहाँ पे 3 नाम आ रहे हैं, आन्या, ए से एंड हो रहा है, बीना और मीता। बिल्कुल सही चल रही है क्वेरी। क्लियर? नेक्स्ट, लिस्ट दोज एम्प्लॉयज हु हैव लेटर एम एट थर्ड प्लेस इन देयर नेम्स। अब आपको वो एम्प्लॉयज बताने हैं जिनके नाम में लेटर एम थर्ड प्लेस पे हो। जैसे मोमिन के नाम पे लेटर एम थर्ड प्लेस पे है, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय ऐसा है। इसका मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर, किस कॉलम पे कंडीशन, ई नेम, ऑपरेटर कौन सा लगेगा, लाइक, थर्ड प्लेस पे हो। अगर आपने %m लिख दिया तो ये क्वेरी गलत हो जाएगी। परसेंट का मतलब भी होता है कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, यानी m के पहले सिर्फ 2 लेटर हो, एग्जैक्ट 2 लेटर हो सकते हैं, तो 2 अंडरस्कोर लगाइए। एक अंडरस्कोर एक लेटर के लिए हुआ, फिर m, फिर m के बाद अगर हम यहीं पे खत्म कर दें तो इसका मतलब हुआ उसका नाम 3 लेटर्स का हुआ, 2 लेटर कुछ भी और तीसरा लेटर m। हमें बताना है कि m थर्ड प्लेस पे हो, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, m के बाद % लगाना पड़ेगा। तो ये 2 अंडरस्कोर हैं, देख लिए फिर से। 2 अंडरस्कोर मतलब पहला लेटर कुछ भी हो सकता है, दूसरा लेटर कुछ भी हो सकता है, तीसरा लेटर m, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आउटपुट आ रहा है इससे मोमेंट। वो एम्प्लॉय जिनके नाम में s कहीं भी हो, s थर्ड प्लेस पे हो, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक 2 अंडरस्कोर s%। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिनका नाम में s थर्ड प्लेस पे हो। नेक्स्ट, लिस्ट दोज एम्प्लॉयज हु हैव 5 लेटर नेम्स। वो एम्प्लॉयज बताइए जिनके नाम में 5 लेटर हैं। क्या होगी क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक, कुछ स्टूडेंट्स लिख देंगे 5%। 1% का मतलब ही होता है, 1% साइन का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर हो, मतलब 5 अंडरस्कोर, 1 अंडरस्कोर 2 3 4 5। तो देखिए सिर्फ वही नाम आ रहे हैं जिनके नाम 5 लेटर के हैं, स्मिथ, मोमिन, स्कॉट, अनूप, जतिन, फकीर। नेक्स्ट क्वेरी, list those employees who have letter M at any place in their names। उनके नाम में लेटर M कहीं भी हो, यानी वो बिगिनिंग में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। क्या होगी क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक %M%। इसका मतलब m के शुरुआत में भी कुछ भी लेटर हो सकते हैं, m के बाद भी हो सकते हैं, m के शुरुआत या बाद में कोई भी लेटर नहीं होगा तो भी चलेगा। अब देखिए स्मिथ में m सेकंड प्लेस पे है, महादेवन में m फर्स्ट प्लेस पे है, मोमिन में फर्स्ट और थर्ड है, आमिर में सेकंड है, मीता में फर्स्ट प्लेस पे। तो m किसी भी प्लेस पे होगा उस एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन टेबल कॉलम्स। इस क्वेरी का मतलब ये है इस टॉपिक का कि जो टेबल में कॉलम्स होते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, इसमें कुछ कॉलम ऐसे हैं जो न्यूमेरिक हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर, MGR, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। अब इन पे आपको कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना है तो आप इन कॉलम्स के ऊपर अर्थमेटिक कैलकुलेशन या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसी को बोलते हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन टेबल कॉलम्स। एग्जाम्पल 1, डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड बोनस ऑफ ईच एम्प्लॉय वेयर बोनस इज कैलकुलेटेड एज 20% ऑफ सैलरी। क्या मतलब इस क्वेरी का कि हर एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और बोनस दिखाइए। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉय टेबल में ई नेम कॉलम है, सैलरी कॉलम है, लेकिन बोनस कॉलम नहीं है। ये देखिए EMPNO, ई नेम,
जॉब, MGR, लेकिन बोनस कॉलम नहीं है। बोनस कॉलम आपको कैलकुलेट करना है कैसे, 20% ऑफ सैलरी। कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम सेल, अब बोनस निकालना है तो बोनस ब्रैकेट में लिख दिए 0.2 इंटू सेल, यानी 20% ऑफ सेल। ऐसे भी लिख सकते थे आप 2/100, 20/100, 20% इंटू सेल। 20% मतलब क्या होता है, 20/100 इंटू सेल फ्रॉम EMPL। अब आप इसका आउटपुट देखिए, 3 कॉलम से आउटपुट आ रहा है। पहला कॉलम आपने सेलेक्ट में लिखा था ई नेम, तो कॉलम की हेडिंग आ रही है ई नेम। दूसरा कॉलम आपने सेलेक्ट में लिखा था सेल, तो कॉलम की हेडिंग आ रही है सेल। तीसरा कॉलम आपने सेलेक्ट में लिखा था, एक फॉर्मूला लगाया था, तो आप देखिए उस कॉलम की हेडिंग वही फॉर्मूला आ रही है। ये फॉर्मूला बोनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी का 20% निकल के आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम हेडिंग में बोनस लिख के आता, फॉर्मूले के बजाय बोनस लिख के आता, तो हम इस क्वेरी को इस तरह लिख सकते थे, सेलेक्ट ई नेम सेल फॉर्मूला, और फॉर्मूले के आगे आप डबल कोट्स में कोई लेबल कर दो, जैसे मैंने लिख दिया बोनस, डबल या सिंगल कोट्स में। इसको बोलते हैं कॉलम एलियास, यानी ऐसे कॉलम जिनमें फॉर्मूला लगता है उन्हें कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। इस कॉलम का रिजल्ट कैसे आया, कैलकुलेट होके आया। तो कैलकुलेट कॉलम को अगर आप कोई लेबल देना चाहते हो, कोई नाम देना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं कॉलम एलियास। ये सिर्फ आउटपुट में आता है। तो बोनस यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा फ्रॉम EMPL। अब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे थर्ड कॉलम, पहला कॉलम तो ई नेम आ रहा है, सेकंड सेल कॉलम हेडिंग, और थर्ड कॉलम की हेडिंग आ रही है बोनस। इसे बोलते हैं कॉलम एलियास। नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले नेम जॉब सैलरी एंड न्यू सैलरी। नेम कॉलम एम्प्लॉय टेबल में है, जॉब कॉलम है, सैलरी कॉलम है, लेकिन न्यू सैलरी कॉलम नहीं है। न्यू सैलरी कॉलम कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय वेयर न्यू सैलरी इज कैलकुलेटेड आफ्टर इंक्रीमेंटिंग द सैलरी बाय 5%। यानी ये कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय का नाम बताइए, जॉब, सैलरी, और नई सैलरी बताइए। नई सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, अगर हम सैलरी में 5% इंक्रीमेंट कर दें, यानी उसकी सैलरी 5% इंक्रीज कर दें। बताइए क्या आंसर होगा, सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी और 5% सैलरी बढ़ा दें, इसका मतलब सैलरी में ऐड कर दें सैलरी इंटू 5/100। इसको नाम दे देते हैं न्यू सैलरी फ्रॉम EMPL। ये फ्रॉम के पहले नाम देना पड़ता है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहले कॉलम की हेडिंग आ रही है ई नेम, दूसरे कॉलम की हेडिंग आ रही है जॉब, तीसरे कॉलम की हेडिंग आ रही है सेल, चौथे कॉलम में जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसके आगे एलियास दिया था न्यू सेल, तो उस कॉलम की हेडिंग आ रही है न्यू सेल। अब अगर आप देखिए तो उसको सैलरी मिल रही थी 800, और बोनस मिलने के बाद उसकी सैलरी हो गई, यानी 5% इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी सैलरी हो गई 840। आनिया को सैलरी मिल रही थी 1600, 5% इंक्रीमेंट करने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1680। यानी ये क्वेरी हमारी सही चल रही है। इस क्वेरी को एक तरीके से और लिख सकते थे, जहां पे आप 5/100 लिख रहे हैं वहीं पे आप 5% को कन्वर्ट कर लिए, तो ये 0.05 हो जाएगा, सेम आउटपुट आएगा। क्लियर? That's all for today. The next video lecture would be on revision of MySQL Part 3. इस MySQL Part 3 में हम लोग पढ़ेंगे SQL functions, वो भी ग्रुप फंक्शंस पढ़ेंगे और वो कैसे यूज होते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, विल मीट सून।